जी, बिल्कुल कैप्टन साहब, ये आपकी बात सही है। एक एक खबर जो कैप्टन साहब आई थी, जिस पे आपने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था, और वो ये था कि गज़ा के लोग जो है वो छोड़कर जॉर्डन चले जाएँ और मिस्र चले जाएँ। उस पर अब अभी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है। मैं और भी बातें करूँगा, लेकिन ये अब चूँकि आ गई तो इसका ज़िक्र है कि मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में गज़ा के लोगों, बात आ रही कैप्टन साहब, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये मतलब कितना गलत फैसला है अगर ऐसा है तो? डॉक्टर रिजवी, ये जो पूरा प्रपोजल है, ऐसा सोचना भी हास्यास्पद है और बहुत सीरियस ब्रीच है इंटरनेशनल जो लॉ है उनका। कोई भी, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प भी अगर ये सजेस्ट करते हैं कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो गजा को छोड़कर आसपास के दूसरे अरब मुल्कों में चले जाएं, सेनाई में चले जाएं मिस्र की तरफ, या जॉर्डन में चले जाएं, या सीरिया चले जाएं, ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एकदम गलत है। एक और चीज जो है, इज़राइल तो यही चाहता है। इज़राइल तो 1948 से यही कोशिश कर रहा है कि सारे फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दे। तो ये पूरी जंग ही इसलिए है क्योंकि फिलिस्तीन की जो जमीन है, फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं, उनका तो वहां पर सैकड़ों साल से, हजारों साल से वो रहते हैं। अगर आप वहां पे आंकड़े ले लेंगे तो जितने वहां के अरब बाशिंदे हैं गजा में या वेस्ट बैंक में, वो तो उनके दादा परदादा नाना नानी सब तो वहीं रहते थे। जबकि इसके मुकाबले अगर आप देखें तो इसराइल के जो ज्यूज हैं, उनमें से अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर ज्यूज, यानी 100 में से 70 ज्यूज ऐसे निकलेंगे, उनके जो दादा परदादा या नाना नानी वो इज़राइल में नहीं रहते थे। वो रहते थे जर्मनी में, रहते थे अमेरिका में, रहते थे इंग्लैंड में या यूरोप के किसी देश में। भारत से भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज्यूज जो हैं वो माइग्रेट कर गए हैं इज़राइल में। तो इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन बहुत ही क्लियर है कि जो रिफ्यूजी जहां रहता है वहां पर उसी का रहने का हक है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपनी मर्जी से अगर माइग्रेट कर जाए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अपनी मर्जी से काफी लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, काफी लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो कमोबेश अपनी मर्जी से माइग्रेट करके गए। जबरदस्ती उखाड़ के किसी को इस तरह से दूसरे देश में नहीं फेंका जा सकता। जो भी ऐसा सोच रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, या ट्रम्प साहब भी बोल रहे हैं, तो ये उनकी वो उनका प्राइवेट नजरिया है। दिखाता है कि ट्रम्प साहब को भी शायद पूरे हालात के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है, 450 लोग हमें देख रहे हैं। हालाँकि अभी 110 लाइक है। मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि वो शेयर भी कर दें, जहाँ वो कर सकते हैं अपने ग्रुप में, और लाइक भी कर दें। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं एक चीज़ कैप्टन साहब, मैं और इस पे आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सीरिया की तरफ चलना चाहता हूँ। थोड़ी देर में फजील साहब हमसे जुड़ जाएँगे। उन्होंने कहा था मैं 15-20 मिनट, जब मैंने आपका ज़िक्र किया, तो कहा अच्छा मैं 15-20 मिनट बाद थोड़ा-सा आज मुंताज़िम का, अच्छा ठीक है। तो कैप्टन साहब, सीरिया में जो बात आप कर रहे थे, जो अपडेट जब आप दे रहे थे, लेकिन सीरिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईडीएफ पर हमला हुआ है। वहाँ पे पहली बार वहाँ पे अटैक हुआ है पिछले 2 महीने के बाद, जब से मतलब ये बशर उल असद की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ है, और वहाँ पे आईडीएफ इज़राइली पहुँच गए थे। ये जो अटैक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एसटीएस का है या कोई और है? टर्की का है? मतलब ये हमला जो है किस बात का इशारा है? क्योंकि एसटीएस ने भी धमकी दी है इज़राइल को कि आप कम से कम ये हमारा गोलान हाइट्स जो है वो छोड़ दें। कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, जहां तक गोलान हाइट्स की बात है, जाहिर बात है कि एसटीएस जब पावर में आया दमिश्क में, तब से ही वह लगातार यही बोल रहा है कि इज़राइल जहां-जहां सीरिया के अंदर घुसाया है उसको खाली करे। माउंट हर्मन की तरफ चले गए, उसको खाली करे। आईडीएफ जो है वो दमिश्क के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच चुकी है। महज दमिश्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो पूरा बफर ज़ोन खाली करें। अ, अगर हम याद करें तो दिसंबर के महीने में आईडीएफ और इज़राइल की सरकार ने ये बयान दिया है कि वो 6 महीने के अंदर सीरिया से जो बफर ज़ोन है उसको खाली कर देंगे। अ, जो आईडीएफ है उसको ये डर था, अभी भी है कि वो बफर ज़ोन पर क्यों बैठे रहना चाहते हैं। इज़राइल की फ़ौज क्यों बफर ज़ोन पर बैठा रहना चाहती है? क्योंकि आईडीएफ का या मोसाद का ये आकलन है कि शायद कोई लड़ाके ग्रुप अब सीरिया में एचटीएस के अलावा करीबन 25 या 30 और लड़ाके ग्रुप हैं कि शायद कोई लड़ाका ग्रुप दमिश्क के रास्ते से होकर गोलन हाइट्स की तरफ हमला कर दे। तो इसीलिए वो बफर ज़ोन में बैठे हुए हैं। बाकी क्या ये हमला एचटीएस ने किया? एचटीएस जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। एचटीएस को कंट्रोल कौन कर रहा है? तुर्की कंट्रोल कर रहा है। तुर्की ने ही उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई दी, तुर्की ने ही एचटीएस को पिछले 10 साल से हथियार दिए। सबसे बड़ी बात है कि एचटीएस की फंडिंग आज भी तुर्की ही कर रहा है। तो क्या एचटीएस ने जानबूझकर ऑफिशियली कोई हमला किया है? या इधर-उधर के होते ना चलो क्योंकि ये सब लूज़ लड़ाके ग्रुप हैं। सावधान विश्राम जैसे हम ऑर्गेनाइज्ड फोर्स समझते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। मतलब सब लोग वॉलंटियर हैं। रिजवी साहब को बंदूक मिल गई, आप भी चल पड़े लड़ने के लिए। मुझे AK-47 मिल गया, मैंने भी कुछ कर लिया। तो फिलहाल शायद ऐसा हो कि ये एचटीएस का ऑर्गेनाइज्ड हमला नहीं है। वो इधर-उधर से कुछ आतंकवादी ग्रुप जो हैं वो क्योंकि वो नाराज़ हैं इज़राइल से, तो उन्होंने ये हमला किया हो। जाहिर बात है कि बहुत जल्दी ही अमेरिका और तुर्की इसमें इन इसमें लोगों को कंट्रोल में ले लेंगे। कैप्टन साहब यूनुस चोड़वारा साहब ने लिखा है हमारी गुफ्तगू पर कि सीरिया में जो इजरायली फौजी पर हमला हुआ है वो सीरिया के दूसरे विद्रोही गुटों ने हमला किया है और जुलानी के लड़ाकों पर भी ये हमला किया गया है। यानी दोनों पर ये हमला हुआ है। लेकिन अगर ये है तब ये और खतरनाक बात है कि अभी भी कंट्रोल में नहीं है मामला। हाँ, डॉक्टर जी, जहाँ तक सीरिया की बात है, सीरिया में कम से कम एसटीएस का तो बहुत छोटे से इलाके पर कब्जा है। अगर हम देखें तो अभी भी सीरिया का जो पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, वो अभी भी एसटीएस के कब्जे में नहीं है। वहाँ पर दूसरे जो लड़ाके ग्रुप हैं जो कि शायद एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। ऐसे 5-6 लड़ाके ग्रुप का कंट्रोल है। जहाँ तक एचटीएस की बात है, उनका मुश्किल से सीरिया के 1/3 या 1/4 हिस्से पर ही कंट्रोल है। और जब अब ये पिछले एक महीने की बात है बड़ी कि खबर कैप्टन साहब, ये यहाँ मैं रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है और ये बिल्कुल नूर साहब ने ये खबर दी है और मैं समझता हूँ कि यही एक फैक्ट है। उन्होंने लिखा है कि जुलानी दरअसल जब से प्रेसिडेंट बने, उबूरी प्रेसिडेंट बने अभी बने हैं, उसके बाद उन्होंने जो पुरानी फौज थी उसको डिसमिस कर दी है और नए फौज का उन्होंने गठन किया है। तो जो पुराने जिनको डिसमिस किया है, बहुत मुमकिन है कि ये उनकी तरफ से हमला हो। ये एक तरीके से कि हमें क्यों हटाया गया? हमें क्यों निकाला गया? तो ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। कैप्टन साहब क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि देखिए हम लोग हिंदुस्तान में तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं कभी और खुदा ना करे कि कभी ऐसा देखने को मिले। लेकिन बाहर जो होता है, इस तरह से साहब फौज यहाँ पार्टी से नेता निकाल दिए जाते हैं, हुकूमत से तब लेकिन फौज के साथ ऐसा कभी हमने सुना नहीं। लेकिन वहां अगर ऐसा होता है तो इसका क्या क्या असर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप फौजी हैं अगर अगर थोड़ा सा इसको बताएं कि क्या किस तरह से होता है ये। हाँ, डॉक्टर रिजवी हुआ ये कि जब बशर अल साद सीरिया छोड़ के चले गए या भाग गए, तो उसके बाद उनकी फौज जो है उसमें 2-3 टुकड़े हो गए। पहले से ही आसार नज़र आ रहे थे। हुआ ये कि सीरिया की आर्मी में देखिए अब
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सीरिया की आर्मी में बड़ी तादाद में शिया, सुन्नी और दूसरे लोग हैं। देखा ये गया कि सीरिया की फौज में एक हिस्सा तो बशर अल-असाद का सपोर्टर था और दूसरा जो हिस्सा था सीरिया की फौज का, वो शायद बशर अल-असाद की सपोर्ट में नहीं था। ये लोग ना बहुत जल्दी अगर आप देखें जब एसटीएस के लड़ाके दमिश्क की तरफ कूच करने लगे, तो ये लोग धड़ाधड़ हारने लगे। एक के बाद एक शहर ये लोग महज कुछ-कुछ घंटों में हार रहे थे। तो सीरिया की फौज का एक हिस्सा ऐसा था अभी भी है जो कि बशर अल-असाद के सपोर्ट में स्ट्रांगली खड़ा नहीं था, तो इन्होंने या तो एसटीएस से मिल गए, या तो वो जाकर एसटीएस से मिल गए या उन्होंने एसटीएस के सामने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, हमें मत मारना। अब क्या हुआ है कि जब से एसटीएस दमिश्क में पावर में आई है, वह सीरिया की आर्मी का वो हिस्सा जो कि लास्ट घंटे तक, लास्ट मिनटों तक बशर अल-असाद के समर्थन में लॉयल रही, जो कि बशर अल-असाद के समर्थन में लड़ती रही आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनटों तक, इन लोगों को एक-एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चाहे वो जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो या आम फौजी हो और इनको आस्ते-आस्ते सीरिया की फौज से रिज़ाइन किया कराया जा रहा है या आप कह सकते हैं कि बर्खास्त किया जा रहा है। क्योंकि एसटीएस को लगता है कि ये लोग बशर अल-असाद के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे। तो इन लोगों को बाहर किया जा रहा है फौज से। जी, डॉक्टर रिज़वी? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं